हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को इस सेमेस्टर के 2 यूनिट का अध्ययन करा दिया है, तो आज की क्लास में हम लोग तीसरे यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा यूनिट जो है आपका शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के विकास से संबंधित है। तो आइए चलिए देखा जाए कि किस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का विकास क्रम वाइज वर्षों के दौरान हुआ। हाँ, चलिए देखिए, जैसे कि आज के टॉपिक का नाम है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का विकास, यानी शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन और प्रबंधन किस प्रकार से विकसित हुआ, इसको किसने बताया, किसने लाया, कब किया गया, ये सारी बातें इसमें हम लोग देखें। तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का विकास विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित हुआ। यानी विश्व में, दुनिया में जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन हुए, उसमें संस्कृति में परिवर्तन हुए, लोगों की जरूरतों में परिवर्तन हुए, तो उसी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन और प्रबंधन में भी परिवर्तन हुए। तो यानी इसके विकास को देखने के लिए हम इसके ऐतिहासिक क्रम को देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, यह विकास शिक्षा की बदलती जरूरतों, नीतियों और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है। यानी यह विकास बताता है कि समय के अनुसार शिक्षा किस प्रकार से जरूरी होती गई, उसकी कैसी आवश्यकता थी, उसमें किस प्रकार की नीतियों को लागू किया गया और उसको लागू करने के पीछे कौन कौन से दृष्टिकोण थे। इन सारी चीजों के वजह से इसका विकास हुआ। इसे देखिए, विस्तार से समझने के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के ऐतिहासिक विकास, इसके प्रकार और वर्तमान दृष्टिकोण पर हमको ध्यान देना होगा। प्रबंधन के इतिहास में देखिए 3 प्रमुख दृष्टिकोण उभरे हैं जो समय के साथ प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। देखिए, इसके विकास क्रम से संबंधित विद्वानों के द्वारा 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। और वो 3 सिद्धांत हैं क्लासिकल एरा, नियो क्लासिकल एरा और न्यू मैनेजमेंट। यानी क्लासिकल स्कूल को कहा जाता है परंपरावादी युग, इसको कहा जाता है नव परंपरावादी युग या इंग्लिश में न्यू क्लासिकल, और इसको कहा जाता है नवीन प्रबंधन या नव प्रबंधन यानी न्यू मैनेजमेंट एरा। यानी 3 युगों में बांटकर इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहला जो युग है उसको कहा जाता है क्लासिकल स्कूल या परंपरावादी युग, यानी क्लासिकल एरा या स्कूल। देखिए, यह सबसे पहला जो है प्रबंधन और प्रशासन के विकास का जो है युग है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहली बार इसी तरीके से सुधार किए गए। तो देखिए, जो क्लासिकल स्कूल यानी परंपरावादी स्कूल है वह 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। इस युग को प्रशासन के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत का युग माना जाता है। यानी इस युग में शुरुआत हुई थी, तो इस युग में प्रशासन का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन लोगों के द्वारा किया गया और उसको उपयोग किया गया। इस युग के देखिए, जो प्रवर्तक थे उनके अनुसार प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मात्र था। यानी उस समय में जो भी प्रशासन होता था वो किसी भी संगठन का जो उद्देश्य होता था बस उसी को प्राप्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता था, उसके अलावा और कुछ नहीं होता था। यह देखिए, प्रबंधन को औपचारिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखने पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य संगठन की दक्षता और उत्पादकता को भी बढ़ाना था। यानी यह किस प्रकार से संगठन को बेहतर रूप से दक्ष बनाएगा, स्किल्ड बनाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कैसे बेहतर होगी। देखिए, इस विचारधारा के विकास के आधार पर इस युग के 3 निम्नलिखित भाग हैं। यानी ये 3 भागों में बांटकर इसको देखा जाता है। इसमें देखिए, जो पहला है
वो वैज्ञानिक प्रबंध का युग है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। दूसरा है देखिए प्रशासनिक विचारधारा का युग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एरा। और तीसरा है नौकरशाही प्रबंध का युग, यानी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एरा। तो इसमें देखिए पहला वाला जो है वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, जब वहां पर औद्योगिक क्रांति चल रही थी। देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बृहद एवं यंत्रीकृत उत्पादन प्रत्येक उद्योग का लक्ष्य बन गया। यानी जब वहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो हर उद्योग चाहता था कि हमारा बहुत ज्यादा उत्पादन हो और ढेर सारी मशीनों का उपयोग किया जाए। तो इन मशीनों के उपयोग को करने के लिए, ज्यादा उत्पादन करने के लिए किस प्रकार से वहां प्रशासन और प्रबंधन को लागू किया जाए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत हुई। यह प्रबंध देखिए कार्यों को वैज्ञानिक विधियों से व्यवस्थित रूप में करने पर जोर देता है। देखिए कोई भी काम हो अगर वो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से माना जाता है और वह सिद्ध तरीके से होता है। देखिए यह कार्य को संगठित एवं ज्ञान के आधार पर करने की पद्धति है, यानी किसी काम को यह ऑर्गेनाइज्ड मैटर में, संगठित मैटर में और नॉलेज ज्ञान के आधार पर करने का एक तरीका है। देखिए यह एक ऐसी व्यवस्था है जो रूढ़िवादी, परंपरागत एवं अनुमानित धारणाओं के स्थान पर तर्कों, तथ्यों, प्रयोग एवं विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। यानी इस विचारधारा के लोग रूढ़िवादी और परंपरागत तरीके से काम नहीं करते हैं। इसमें वो तर्कों के आधार पर, नियमों के आधार पर, सत्य के आधार पर, तो विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके फिर उसका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके तब जाके किसी कार्य को निष्कर्ष स्वरूप करते हैं। देखिए इस विचारधारा के विकास में अनेक विद्वानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें देखिए चार्ल्स बेबेज, टेलर, हेनरी ग्रांट, फ्रैंक गिलब्रेथ, लिलियन गिलब्रेथ, कुक आदि महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस विचारधारा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यदि किसी व्यक्ति ने दिया है तो वह है F.W. टेलर। यानी इनको टेलर के नाम से भी कहते हैं लोग और कुछ लोग पूरा नाम इनका है F.W. टेलर। इसीलिए देखिए फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को इस विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक भी कहा जाता है, यानी यही मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। ऐसे इसके विकास में योगदान बहुत से लोगों ने दिया लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने दिया। इसीलिए देखिए इनके इस प्रबंधन के सिस्टम को वैज्ञानिक प्रबंधन का युग कहा जाता है और इनको इसका जन्म दाता माना जाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन है तो वो F.W. टेलर है। इसके लिए देखिए इनकी विचारधारा को टेलरवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यानी इनकी जो विचारधारा है वो टेलरवाद है, यानी आधुनिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन के ये जन्मदाता माने जाते हैं। देखिए श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और काम का समय निर्धारण इसका हिस्सा है, यानी इसमें इन्होंने यह भी शामिल किया है कि जो श्रमिक काम करेंगे उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाए और उनके काम करने का जो समय है वो निर्धारित कर दिया जाए। अब देखिए जो दूसरा है इसमें वह है प्रशासनिक प्रबंधन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इस विचारधारा के जो लोग थे वो देखिए प्रशासन के उच्च स्तर पर सामान्य पहलुओं से संबंधित रहे हैं, यानी प्रशासन का जो उच्च स्तर पे व्यक्ति होगा वो जब कोई आदेश निर्देश देगा तो उसका आदेश निर्देश उनके अधीनस्थ कर्मचारियों में सिस्टम वाइज तरीके से चलेगा। देखिए इसके प्रवर्तकों में हेनरी फेयोल का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी उसमें थे F.W. टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंधन वाले में थे। अब प्रशासनिक प्रबंधन में हेनरी फेयोल नामक विद्वान का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको ही इसका अग्रगणी माना जाता है। इन्होंने देखिए प्रशासन को सार्वभौमिक कौशल बताते हुए
उससे संबंधित 14 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार से हैं। यानी इन्होंने अपने इस सिद्धांत को सही तरीके से लागू करने के लिए 14 मुख्य जो मार्गदर्शक बातें थी वो बताई थी, जिसमें देखिए सबसे पहला था कार्य विभाजन। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी औद्योगिक संस्थान में, किसी भी संस्थान में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके काम को विभाजित कर दिया जाए कि कौन कितने घंटे काम करेगा। उसके बाद देखिए अधिकार एवं दायित्व। उन्होंने कहा कि सबको अधिकार प्रदान किए जाएं और सबको एक जिम्मेदारी और दायित्व दिया जाए जिसको पूरा करना वो अपना महत्वपूर्ण कदम या लक्ष्य समझे। तीसरा चीज उन्होंने बताया अनुशासन यानी डिसिप्लिन। यानी उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे, जो वर्कर होंगे, उनको एक अनुशासन के तहत काम करना चाहिए। चौथी चीज उन्होंने बताई आदेश की एकता। यानी उन्होंने कहा कि वहां पे काम करने वाले लोगों को तरह तरह के लोगों के द्वारा आदेश नहीं दिया जाए, आदेश किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाए जिससे काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद देखिए अगली चीज उन्होंने बताई निर्देश की एकता। यानी आदेश भी उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया जाए और निर्देश भी उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार का दिया जाए। इसका मतलब कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग दिशाओं में काम करने के लिए उन्हें ना बोले, इससे काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता। यानी कहा कि उस संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो अपना पर्सनल फायदा नहीं देखेंगे, अपना पर्सनल हित नहीं देखेंगे, बल्कि वो ऐसा देखेंगे कि मेरे इस काम से सबसे ज्यादा फायदा संस्थान का होना चाहिए, तब जाके यह सही तरीके से लागू हो पाएगा। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि पारिश्रमिक यानी जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको उचित वेतन मिलना चाहिए, उनकी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे वो काम को बेहतर तरीके से लगन के साथ करेंगे। उसके बाद देखिए अगला चीज उन्होंने बताया कि केंद्रीकरण। यानी किसी संगठन में कोई काम करना है तो सभी लोगों को एक ही जगह फोकस करके काम करना है, अलग अलग जगह नहीं। यानी विकेंद्रित होकर नहीं करना है बल्कि एक ही पॉइंट पर केंद्रित होना है। और सबका केंद्रीकरण क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा उस संस्थान का फायदा होना चाहिए, उस संस्थान का विकास होना चाहिए। यही सोचकर सभी लोग काम करेंगे तो बेहतर तरीके से काम होगा। उसी प्रकार से देखिए किसी शैक्षिक संस्थान में भी होता है कि जब सभी लोग मिलकर यह लक्ष्य रखेंगे कि हमारे संस्थान को सबसे बेहतर बनाना है, इसका विकास करना है, तो हो पाएगा। इसके बाद देखिए अगली चीज उन्होंने बताया सोपान श्रृंखला। यानी उन्होंने कहा कि जो भी कार्य किया जाए किसी संस्थान में, किसी सिस्टम में, तो वो क्रम वाइज होना चाहिए, सोपान के अनुसार होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अगर सबसे उच्च पद पर है तो उसके द्वारा अगर कोई आदेश निर्देश दिया जाता है तो वो क्रम वाइज गुजरेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को इसने आदेश दिया तो ये आदेश यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा। यदि देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति को आदेश देना है तो आदेश कैसे जाएगा, ये आदेश यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। यदि यह व्यक्ति इस व्यक्ति से कुछ कहना चाहता है तो ये इससे डायरेक्ट नहीं कहेगा बल्कि यहाँ होते हुए जाएगा, फिर यहाँ से बात आएगी। तो इसी को इन्होंने कहा था कि प्रॉपर तरीके से सोपान के आधार पर, पदों के आधार पर पदाधिकारी ऊपर से नीचे की ओर आदेश प्रदान करने चाहिए। इसके बाद देखिए इन्होंने कहा व्यवस्था, ऑर्डर। यानी किसी भी संस्थान में काम करने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। और इसके लिए देखिए इन्होंने दो उप सिद्धांत भी बताए हैं, जिसमें देखिए उन्होंने पहला उप सिद्धांत क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान व प्रत्येक वस्तु नियत स्थान पर होनी चाहिए। यानी देखिए हर व्यक्ति का, हर वस्तु का एक निश्चित स्थान होना चाहिए और वही निश्चित स्थान उस वस्तु के लिए नियत कर देना चाहिए, उसको इधर उधर बदलना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से देखिए किसी शिक्षण संस्थान में यदि किसी शिक्षक को कोई जिम्मेदारी दी जाती है पाठ्य पढ़ाने के लिए तो उसको एक ही जिम्मेदारी दी जाए, एक ही दिया जाए और फिर उसी में उसको प्रोग्रेस करने के लिए कहा जाए तो वो बेहतर कार्य करेगा।
उसके बाद देखिए इसमें कहा उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित नियत स्थान निर्धारित करना चाहिए और फिर उसको उसी पे कार्य करना, यानी प्रत्येक वस्तु के लिए एक निश्चित नियत स्थान होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी एक निश्चित नियत स्थान होना चाहिए। उसके बाद देखिए उन्होंने अगला बताया समता, इक्विटी, ये बहुत जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि किसी संस्थान में काम करने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उनके बीच में आपस में समता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला उन्होंने कहा कार्यकाल की अस्थायित्वता, यानी कहा किसी संस्थान में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका कार्यकाल अस्थायी होना चाहिए, यानी टेम्पोररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। जब टेम्पोररी काम रहता है तो व्यक्ति अच्छे तरीके से मन से काम नहीं करता है, जब उसका काम अस्थायी होता है तो वो उस काम को बेहतर तरीके से मन लगाकर करता है। उसके बाद देखिए इन्होंने अगला बताया पहल पल, यानी इनिशिएटिव। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि किसी संस्थान में काम करने वाला जो भी कर्मचारी हो, चाहे वो एकदम नीचे ग्रेड पर हो चाहे बहुत ऊपर हो, वो किसी कार्य के लिए पहल कर सकता है। यदि उसके दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ नया वो सोच रहा है और उसको लगता है कि नहीं इस चीज को यहाँ अपनाना चाहिए, तो वो अपने उच्च अधीनस्थ अधिकारियों से उस चीज की पहल कर सकता है। यदि उनको वो चीज अच्छी लगेगी तो वो उस संस्थान में लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति जो चाहेगा वही करेगा, बाकी लोग केवल आंख बंद करके उसकी बातें सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला चीज है देखिए समूह भावना का सिद्धांत, यानी उन्होंने कहा कि जो लोग उसमें काम करते हैं उनके अंदर देखिए एक टीम की तरह काम करने का लक्ष्य होना चाहिए। उनका स्कोप होना चाहिए कि हम लोग एक टीम के सदस्य हैं और इस टीम का लक्ष्य इस संस्थान को बेहतर बनाना है। तो इसी चीज को उन्होंने कहा कि ग्रुप भावना का विकास। इसके लिए देखिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे और वो 2 सुझाव क्या हैं कि आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन कठोरता से होना चाहिए और दूसरा संदेश वाहन की प्रणाली अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी देखिए जब किसी को किसी काम के लिए आदेश दिया जाए तो उसको कठोरता से पालन करना चाहिए, यानी ढीला ढाली नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरा चीज उन्होंने बताया कि जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है वह भी प्रभावशाली होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति को उच्च अधिकारी के द्वारा कुछ आदेश निर्देश दिया गया तो ऐसा ना हो कि वह उसको सुन के अपने पास ही रखे, किसी दूसरे को वो न बताए, तो सबको बताना चाहिए। देखिए प्रशासनिक विचारधारा के संदर्भ में देखिए दूसरा नाम जो है एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक या विद्वान का है जिसका नाम है लूथर गुलिक। और लूथर गुलिक ने देखिए इस प्रशासनिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया था जिसको पोस्ट कार्व के नाम से जाना जाता है। यही पोस्ट कार्व देखिए आपके चौथे यूनिट में पढ़ना है हम लोग को और वहां डिटेल में पढ़ना है। तो इन्होंने एक सूत्र दिया था जिसको शॉर्टकट में देखिए पोस्ट कार्व कहा जाता है, जिसमें देखिए हर लेटर का एक फुल फॉर्म होता है। जिसमें देखिए पहले पी का फुल फॉर्म क्या है, प्लानिंग यानी नियोजन, ओ का है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन, एस का है स्टाफिंग यानी नियुक्ति, डी से देखिए डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग और आर से देखिए रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड करना और बी से बजटिंग यानी बजट बनाना। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने के लिए इस सूत्र को मानना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। यदि इसके आधार पर कोई कार्य किया जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। इसके बाद देखिए इसका तीसरा है, देखिए जो परंपरावादी युग का तीसरा जो सिद्धांत था वो नौकरशाही प्रबंधन से संबंधित था, यानी इसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। देखिए इस प्रकार का जो प्रबंधन होता है एक प्रतिष्ठित एवं परंपरागत विचारधारा के रूप में माना जाता है और इसका अस्तित्व आज भी अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। इस विचारधारा के देखिए सबसे अधिक व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है तो वो जर्मनी के जो समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर को जाता है। यानी इससे संबंधित जो मत दिया था वो मैक्स वेबर ने दिया था। वेबर के अनुसार देखिए नौकरशाही का अर्थ होता है नियुक्त किए गए अधिकारियों की एक प्रशासनिक संस्था, यानी किसी कार्य को करने के लिए किसी संस्थान में जो कर्मचारी होते हैं उनकी एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है और वो उसी के आधार पर कार्य करते हैं।
देखिए, उन्होंने कहा कि संगठन में एक सुस्पष्ट पदानुक्रम होना चाहिए, नियम होने चाहिए और औपचारिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जिससे उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था में सत्ता और शक्ति पद में निहित होते हैं, किसी व्यक्ति में नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो शक्ति उसको उसी पद की वजह से मिली है, वो अपने पर्सनल व्यक्तित्व की वजह से नहीं कि वो व्यक्ति देखने में कैसा है, पतला है, दुबला है, मोटा है, गोरा है, काला, ऐसा मतलब नहीं, वो किस पद पर बैठा हुआ है उसके आधार पर उसको शक्ति मिलती है। उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा नौकरशाही व्यवस्था अपनी विशेषताओं जैसे पद सोपान, श्रम विभाजन, अवैयक्तिक संबंध, लिखित नियम, निश्चित कार्य विधि, कानून, सत्ता एवं शक्ति आदि के कारण तकनीकी दृष्टि से उच्च मात्रा की विवेकशीलता तथा प्रभावशीलता प्राप्त करने की योग्यता रखती है। यानी जो व्यक्ति जिस प्रकार के पद पर बैठा रहेगा उसका उस प्रकार से उसका वेतन मिलता है, उस प्रकार से उसको शक्ति मिलती है, उस प्रकार से उसको आदेश निर्देश देने के अधिकार मिलते हैं, और यही सब जो है उस व्यक्ति के कार्य को करने के लिए प्रभावशाली और विवेकशील बनाते हैं और मानते हैं। यानी जो जितने ज्यादा उच्च पद पे रहेगा उसको उतना विवेकशील माना जाएगा, उतना प्रभावी माना जाएगा। इसका देखिए लक्षण क्या होता है कि इसमें देखिए कार्य का विभाजन किया जाता है, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाता है, इसमें स्पष्ट नियम और विनियम होते हैं, श्रमिकों पर कड़ा नियंत्रण होता है, और इसकी कुछ देखिए लिमिटेशंस भी होती हैं, सीमाएं होती हैं, जिसमें देखिए मानवीय तथ्यों की अनदेखी की जाती है। इसमें मानवीय तत्वों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें संगठन के लक्ष्य को देखा जाता है। कर्मचारियों की भावनाओं और प्रेरणा को महत्व नहीं दिया जाता, यानी कर्मचारियों की इमोशन और प्रेरणा को इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है तो किसी संस्थान के लक्ष्य को, उद्देश्य। कठोर नियमों के कारण देखिए इसमें किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने जो पहला युग था शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विकास का, उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब देखिए जो आगे की क्लास है उसमें हम लोग इसके दूसरे युग के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद तीसरे युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को इतनी देर तक इस क्लास में बनाए रखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए